अच्छा, एसए की प्रिपरेशन में जहां मैंने आपको पहले कई टिप्स दी हैं, एक सबसे बड़ा इश्यू ये होता है कि स्टूडेंट्स ने कोई अच्छा एसए पढ़ा ही नहीं होता। जब उन्होंने कोई अच्छा एसए देखा नहीं होता, पढ़ा नहीं होता, उसको फॉलो कैसे करेंगे? याद रखें, जब तक आप अच्छा पढ़ोगे नहीं तो अच्छा लिख नहीं सकते, अच्छा सुनोगे नहीं तो अच्छा बोल नहीं सकते। हमेशा इनपुट की ही आउटपुट होती है। समझ आ गई बात की? तो आप जितनी अच्छी राइटिंग्स को पढ़ोगे उतनी अच्छी आपकी राइटिंग हो जाएगी। आपने जितनी अच्छी राइटिंग्स, यानी कि कुछ भी कोई अच्छा लिखा हुआ कहीं से पढ़ा है, अच्छे राइटर्स को बार बार पढ़ा है, उनके वर्ड्स, उनके सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स, वो ऑटोमेटिक आपकी राइटिंग में आएंगे। ठीक है? जैसे ही आप लिखना शुरू करोगे, वही स्ट्रक्चर्स, वही बातें जो आपने पढ़ी हैं, वही आपके कलम के नीचे आते चले जाएंगे, ऑटोमेटिक बात है। तो चूंकि हमारे पास वक्त कम है, इसलिए मैंने सोचा कि हालांकि ये मैं तकरीबन 15 दिन के बाद करवाता होता हूँ, लेकिन ये मैं आपको डायरेक्ट एक चीज स्टार्ट करवा रहा हूँ। मैं क्या करूंगा कि आपको एक ऐसे की आउटलाइन, क्या ऐसे की आउटलाइन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम 7-8 ऐसे की आउटलाइन लिखेंगे। आप लोग रिसर्च करोगे। एक अभी मैं करवा रहा हूँ आपको। ठीक है? आपने जो मैंने लेक्चर्स शेयर किए थे आपसे, उम्मीद है आपने देख लिए होंगे। उसमें आपको दो डिफरेंट टाइप्स के ऐसे बताए थे। एक इशू बेस्ड, ठीक है, और एक लिटरेरी आर्गुमेंटेटिव। एक इशू बेस्ड है। इशू बेस्ड को किस तरह से हैंडल करना है, अभी हम एक इशू बेस्ड ऐसे को देखेंगे। और एक आर्गुमेंटेटिव होते हैं, वो आर्गुमेंटेटिव्स को कैसे देखेंगे वो भी आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं। हम अभी इशू बेस्ड को लेकर चलते हैं। वो निस्बतन आसान होते हैं, ओपन एंडेड, जितना मर्जी उसको लिखो, ब्रॉडर होते हैं वो। और उनको लिखना निस्बतन आसान होता है क्योंकि उसमें डिफरेंट राय नहीं होती, एक ही तरह की राय होती है। ऑपोजिट ओपिनियन वाले लोग कम होते हैं उसमें। इशू बेस्ड में इशू तो इशू है। अब ये एक पेपर है असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल कैडर, ठीक है, चीफ ऑफिसर का, म्यूनिसिपल ऑफिसर का ये पेपर हुआ था। और पीपीएससी के लेवल पर ये अलग नौइयत का है। ठीक है? 1500 वर्ड्स का आपने ऐसे लिखना है। आप याद रखें कि अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी स्पीड निस्बतन स्लो है, ठीक है, अगर वो 10 यानी कि 1000-1200 वर्ड्स का भी ऐसे लिखें, जिस तरह सीएसएस में 2500 की डिमांड होती है, अगर कोई स्टूडेंट 1500 नंबर का भी लिख देता है ऐसे, तो कोई बात नहीं है। दो चीज जो है, दो तीन चीजें जो बुनियादी हैं, वो क्या? नंबर वन, आपकी इंग्लिश ठीक हो। एटलीस्ट जाहिर है, इंग्लिश एसे का मकसद, कभी याद रखना, इंग्लिश एसे का मकसद ये नहीं है कि आपका नॉलेज चेक नहीं हो रहा उसमें। हो रहा है, लेकिन वो सेकेंडरी है। इंग्लिश एसे का लिखवाने का, उसके एग्जाम का बुनियादी मकसद है कि आपकी इंग्लिश को चेक करना। नंबर दो, आपके पास, ठीक है, आर्गुमेंट्स हैं, उन आर्गुमेंट्स को प्रेजेंट किस तरह किया है, जिस तरह से मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ऐसे शफल होते हैं, रैंडम होते हैं, कोई खास तरतीब ही नहीं होती। वो तरतीब होनी चाहिए, को पता लगे, फ्लो हो कि एक खास तरतीब से जा रहे हैं। ठीक है? ये मकसद होता है आपके इंग्लिश एसे का। तो वो अगर आपने कम वर्ड में भी लिखा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो जरा खूबसूरती से डिजाइन होना चाहिए। आपकी असाइनमेंट्स भी डिस्कस करनी है मैंने, जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी असाइनमेंट भी मैंने डिस्कस करनी है। यकीनन उसमें भी जो मिस्टेक्स हैं एटलीस्ट वो रिमूव हो, कई एक मिस्टेक्स हैं। एक नजर इनको देखते हैं जी, क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। नंबर 1 देखें, क्वेश्चन नंबर 1। ये 4 टॉपिक्स हैं, इसमें से एक करना है, 1500 अल्फाज का ये ऐसे होना चाहिए। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया डिफेंस पैक्ट 2025 स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज एंड इम्प्लीकेशंस। नंबर 1। ठीक है जी, करंट अफेयर से रिलेटेड ये टॉपिक है, इसको आपने बेहतरीन करके लिखना था। फ्लड मैनेजमेंट इन पाकिस्तान, फेलियर्स, लेसन एंड फ्यूचर स्ट्रेटजीज। ये एक इश्यू है पाकिस्तान में फ्लड्स का। और मैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने टेस्ट दिया था, मैंने इनको बता दिया था
मैंने कहा ये फ्लड्स वाला करके जाएं लाजमी, फ्लड्स वाला, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये एक दो कुछ ऐसे ऐसे हैं जो मैं करवाता हूँ लाजमी, उनमें से कोई एक आधा आ जाता है। पॉपुलेशन कंट्रोल इन पाकिस्तान चैलेंजेस एंड पॉलिसी गैप इशू है। ठीक है, कोई दो राय है नहीं। पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस इशू है। तो तीन टॉपिक्स देखें इशू बेस्ड हैं, तीन मतलब सारे इशू बेस्ड ही हैं। ठीक है, पाकिस्तान अरेबिया डिफेंस पैक्ट, स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज एंड इम्प्लीकेशंस, ये भी एक तरह के आर्गुमेंटेटिव क्या है इसमें, बस आपने जनरल बात ही बतानी है कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं हम। तो मोस्टली ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ही टॉपिक्स हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है टॉपिक के घुमा फिरा के आप उसको चीजों को लेकर चलें। जस्ट अब आपको पीपीएससी के लेवल पर, पीपीएससी के एसए को टैकल करने के लिए आपको अपने पास यानी मजबूत डाइवर्स आर्गुमेंट्स चाहिए। क्लियर होगी बात? किस तरह से प्रेजेंट करना है, किस तरह से लेकर चलना है, ये मैं अभी एक ऐसे आपके सामने अभी यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, मैंने इसको 3 एक घंटे लगा के उसको सेट किया है। फिर आपको अंदाजा होगा, फिर मैं आपको तकरीबन 5 टॉपिक्स दूंगा। ठीक है, 5 टॉपिक्स दूंगा, और उसकी ही आपने आउटलाइन आपस में डिस्कशन करके, जो ग्रुप फेलोज हैं सब, आप लोगों ने एक दूसरे की हेल्प करनी है कि आप किस तरह से लेकर चलेंगे चीज़ों को। रिसर्च करें। ठीक है, साइंटिफिक जर्नल्स देखें, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स पढ़ें। ठीक है, वो साथ साथ मैं आपकी हेल्प करता जाऊंगा कि कहाँ से आपने आर्गुमेंट्स लेकर आने। आप भी सबसे पहले वो आर्गुमेंट्स अगर आपको तैयार हो जाते हैं, फिर आपकी आधी टेंशन खत्म है। ठीक है, इतने जब तक आप ये तीन आप 4 5 दिन उस पे लगाओगे, 5 एक दिन आपको दे दूंगा मैं, 5 ऐसे एटलीस्ट उनकी आप आउटलाइन बनाओगे। इतने हम इंग्लिश ग्रामर पे फोकस करेंगे, स्ट्रक्चर्स पे फोकस करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे। इतनी आपकी आउटलाइन भी बन जाएगी। 5 ऐसे की आउटलाइन बनाने का मकसद है कि आपका आधा काम हो गया। क्लियर होगी जी बात यहाँ तक? आगे चलते हैं। 1 सेकंड। हाँ जी, क्या नजर आ रहा है मेरे इस स्क्रीन पर? सर यही पीपीएससी के ऑल अदर वन पेपर एग्जाम्स। अच्छा, ठीक हो गया। ऐसे का टॉपिक है जी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी। यही ऐसे ठीक है, एक जैसे है वेमन पे। ये जो मैंने आपको बताया था कि 8 टॉपिक्स में बताता हूँ, उसमें से एक जेंडर पर है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वेमन्स पर। ठीक है, वेमन एम्पावरमेंट आप इसको कह लें, डिफरेंट। ये मैंने इतना इसको बढ़ा दिया है, इतना बढ़ा दिया है कि अगर वेमन से रिलेटेड कुछ भी आए तो उसको आप तोड़ मरोड़ के, मोल्ड करके, किसी भी तरह से उसको एडजस्ट कर सकते हो, अगर आपके पास आर्गुमेंट्स हैं। अगर आपके पास कोई आर्गुमेंट्स हैं तो फिर आप किसी भी तरह से टॉपिक आ जाए, आप उसको टैकल कर लोगे, एडजस्ट कर लोगे। ठीक है। अब
एक चीज याद रखें, मैं अगर आपको कहूं ध्यान से समझना। अच्छा नहीं, मुझे याद नहीं है। हाँ, तहसीलदार वाले में आया था शायद, लेकिन मुझे नमान मुझे याद नहीं है। अच्छा, मैं क्या कहने लगा था। एक होता है वर्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग, ध्यान से समझना इस चीज को। एक होता है वर्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग, एक होता है गोल सेटिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है कि आपने अपने दिमाग पर जोर डालना है कि भाई इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे पास क्या क्या है, मैं किस तरह से इसको देखूं। तो आप ब्लैंक हो जाओगे। आप ब्लैंक हो जाओगे कि भाई इसको किस तरह से देखना है। जब भी कोई टॉपिक आता है, जिस तरह मैंने बताया गोल सेटिंग, गोल सेटिंग में क्या होता है, हमेशा अपने गोल्स को डिवाइड करते हैं छोटे छोटे चंक्स में। जब भी आपने अपने किसी टॉपिक को उठाना है, उसको कुछ ऐसा ब्रेक करें कि आपका माइंड थोड़ा सा जोर डालने के लिए वो क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पे, हर टॉपिक की कोई भी टॉपिक ले लो, उसकी डिफरेंट डायमेंशंस हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे उसको हम सोशल डायमेंशन से देख सकते हैं, उसको हम इकोनॉमिकली देख सकते हैं, ठीक है, उसको हम पॉलिटिकल देख सकते हैं, पॉलिटिकली देख सकते हैं जी, पॉलिटिकल वे में देख सकते हैं। और कौन से हो सकते हैं जी, उसको हम एजुकेशनल वे में देख सकते हैं, उसको हम साइकोलॉजिकल वे में देख सकते हैं, उसको हम, ठीक है, एजुकेशन की बात करें तो सोशल में आता है, साइकोलॉजिकली बात करें, हेल्थ की बात करें, सोशल में आता है। ठीक है, किसी चीज से कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, कितना मतलब लॉस हो रहा है, अगर इकोनॉमिक में देख सकते हैं। सोसाइटी में कितना इंतशार आ रहा है, पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट एनजीओज हैं, गवर्नमेंट है, क्या उस पर फर्क पड़ रहा है, पॉलिटिकल। ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले आप अपनी थॉट्स को ये मेजर चंक में डिवाइड कर लोगे। फिर जब सोशल की बात आएगी, मैंने अभी आपको बताया कि एजुकेशन, सोशल में सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, मॉस्क हैं, रिलीजियस पर्सनैलिटीज हैं, सोशल। इकोनॉमिकली देख सकते हो आप। पॉलिटिकल का भी अभी मैंने बताया कि किस किस तरह से उसमें ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे इदारे, हमारी गवर्नमेंट, उन पे किस तरह का असर पड़ता है, वर्ल्ड वाइड। तो इस तरह जब आप डिवाइड कर लेते हो, तो ऑटोमेटिक वो फिर एक रास्ते से कई रास्ते निकलते चले जाते हैं। फिर आपका कलम रुकता नहीं है, वो चलता चला जाता है। खैर, अब इसमें सबसे पहले आपने देखना है कि भाई जब मैंने ये ऐसे स्टार्ट करना है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अब इस ऐसे का फ्लो देखना आप कि किस तरह से ये चल रहा है और किस तरह, अगर आपको अच्छा लगेगा तो। नंबर वन, इंट्रोडक्शन, ये तो होती है एडिंग, लाजमी। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी, जब भी आपका ये ऐसे आएगा तो हमें उस एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती क्या है, जेंडर इक्वालिटी होती क्या है। ये एक डेफिनेशन का पैराग्राफ हमें इस तरह के टॉपिक पे देना पड़ता है। थर्ड में करंट सिचुएशन बतानी पड़ती है। अब चूंकि उसमें कोई पाकिस्तान की और वर्ल्ड वाइड कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप पाकिस्तान की भी बता दो, ग्लोब की भी बता दो। याद रखना, इतना ब्रॉड टॉपिक आएगा नहीं, मैंने इसको ब्रॉड किया है ताकि हर एंगल से आर्गुमेंट आपके पास आ गए। तो आपने करंट सिचुएशन बतानी है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी। अब उसने पूछा है कि जेंडर इक्वालिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप पहले एक पैराग्राफ कॉज का भी बताओगे। वो जो आपने मेरा लेक्चर देखा होगा, मैंने आपको शेयर कर दिया है पहले से ही कि किस टॉपिक में कितने कितने पैराग्राफ हमने लिखने हैं। ठीक है, ये याद रखना, ध्यान से समझना, ये वाला जो अभी मैं आपको ये कंटेंट दे रहा हूं, इसमें
ये एक जनरल है, ये बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है। इसमें वो बैलेंस नहीं है कि भाई कितना ज्यादा किसको कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है किस बात को। ये वो वहां नहीं है ये बात, पिछले लेक्चर्स में होगी जो मैंने आपको शेयर किए थे कि भाई किस किस तरह का ऐसे हो और किस पॉइंट को कितने ज्यादा पैराग्राफ हम दें। ये लेक्चर देखा है किसी ने? मेरे लेक्चर जो मैंने शेयर किए थे, किसी ने देखा है? सर यस, मैंने देखे थे लेक्चर्स, वो 4 लेक्चर आपने शेयर किए थे। हाँ, तो उसमें थी ना ये बात। नहीं सर, मुझे ये वाली बात नहीं याद आ रही, ये नहीं थी। अच्छा, ये नहीं थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा चलो, ये मैं आपको बता रहा हूँ जनरल चीजें हैं, इसमें सारी नहीं लिख देनी, लेकिन फिलहाल हमें ऐसा लिखना, फिर अब बैलेंस हम बना लेंगे। कंसीक्वेंसेस, अभी हम टॉपिक के डाटा को अरेंज कर रहे हैं, कंसीक्वेंसेस भी लिखने पड़ेंगे। फिर उसके बेनिफिट्स, ये है जी हमारा असल जो टॉपिक था कि उसके बताएं इम्पोर्टेंस, तो ये है जी इम्पोर्टेंस, बेनिफिट्स। अच्छा, हाउ कैन द जेंडर इक्वलिटी बी अचीव्ड, ये रिकमेंडेशन होती है, इसका एक ही पैराग्राफ देखो मैंने अलग अलग वैसे बना दिया। हाउ कैन द जेंडर इक्वलिटी बी अचीव्ड, सजेशंस फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए। जेके याद रखना, ये पाकिस्तान वाला पैरा भी हमें ऐड करना पड़ता है जब भी कोई जनरल टॉपिक आता है। एग्जामिनर का मकसद देखो, हम पाकिस्तान में रहते हैं, वो ये जानना चाहता है कि आप पाकिस्तान से भी अवेयर हैं कि नहीं है। गो के हम सिर्फ पाकिस्तान से ही अवेयर हों, पूरी दुनिया में किसी से ना हो, लेकिन फिर भी वो कहता है पाकिस्तान को सजेशन दो, मकसद तो यही है ना लिखने का। उसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस का कोई पैराग्राफ लिखें ना लिखें कोई बात नहीं, लेकिन कंक्लूजन एट द एंड ये लिखना जरूरी है। यहां तक से समझने वाली कोई बात ही नहीं थी। आगे चलते हैं जी। वंस अगेन देखते हैं, इंट्रोडक्शन दे दिया हमने, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर इक्वलिटी उसकी डेफिनेशन दे दी, करंट सिचुएशन बता दी, उसके कॉजेज बता दिए, कंसिक्वेंसेस बता दिए, फिर बेनिफिट्स बताए हैं, फिर हमने बताया, हमने उसको सजेशंस दिए हैं, फिर क्रिटिकल एनालिसिस किया है और कंक्लूजन दे दिया आखिर में। ये बात क्लियर हो गई? आगे चलते हैं, इंट्रोडक्शन पे आते हैं। सर ये आउटलाइन थी? अभी ये अभी आउटलाइन बन रही है। अच्छा सर। ये एक जनरल ओवरव्यू है कि आउटलाइन में हमने ये सब चीजें देनी है। ये आउटलाइन बच्चों वाली है, 10वीं तक शायद चलती होगी, अभी तो आउटलाइन बननी है। ठीक है सर। ये आपने अपने जहन में एक स्केच बना लिया कि मैंने इस तरह से ऐसे को लिखना है, ये वो स्केच है। याद रखना, पहले हमेशा स्केच बनाओगे तो फिर उसकी डिटेल में आओगे ना। अब आउटलाइन किस तरह लिखनी है, लेकिन वो आउटलाइन भी परफेक्ट नहीं है जो भी मैं दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसको मैंने थोड़ा सा ब्रॉडर बनाया है। लेकिन आपने डाटा फिलहाल इसी तरह से कलेक्ट करना है, क्योंकि टॉपिक का तो नहीं ना पता वो किस डायमेंशन से पूछे, कहाँ पे ज्यादा वो फोकस करे। फिर हम ज्यादा आर्गुमेंट इकट्ठे करते हैं ताकि ज्यादा कुछ चीजें हो सके जहन में रह जाती हैं, कुछ भूल जाती हैं। खैर, अब आउटलाइन जिस तरह से आपने लिखनी है वो ये है। आप इंट्रोडक्शन का लिखोगे पॉइंट 1, आगे लिखोगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिखते हो, ये थीसिस स्टेटमेंट भी नहीं है, ये थीसिस स्टेटमेंट की सही शेप नहीं है वैसे। ठीक है, तो वो जब मैं थीसिस स्टेटमेंट आपको समझाऊंगा बताऊंगा तब आप मतलब लिखोगे। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये इसमें एक दो बातें वैसे कर लिया, आप पढ़ लेना, ये मैं आपको फाइल शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये फाइल आपको शेयर कर दूंगा। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हमने लिख दिया कि जनाब ये एक परसिस्टेंट ग्लोबल चैलेंज है। कभी भी इंट्रोडक्शन को खाली ना छोड़ो, इंट्रोडक्शन में थीसिस स्टेटमेंट अपनी लिख दो। ठीक है, ये कोटेशन मैंने वैसे डाल दिया, आउटलाइन में कभी कोटेशन नहीं डालनी, ये वैसे मैंने डाल दी है कि भाई जब आप इंट्रोडक्शन लिखोगे तो फिर इस तरह की, नो नेशन कैन राइज टू द हाइट ऑफ ग्लोरी अनलेस योर women आर साइड बाय साइड विद यू। मोहम्मद अली जिन्ना साहब की ये है कोटेशन। तो वैसे कोटेशन की कोई खास जरूरत भी नहीं होती, कुछ लोग बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, नहीं कोई बात नहीं।
इस लेवल पर कोटेशन, बहरहाल अच्छी कोटेशन है, ऐड कर दो आप, कोई बात नहीं। इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम आते हैं जनाब, ये है क्या आखिर, ये बताना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है, जेंडर इक्वलिटी क्या है। आप एक एक डेफिनेशन लिख दोगे भाई। अनइक्वल ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन जेंडर that restricts access to rights, resources and participation is called gender discrimination। ठीक है। और जेंडर इक्वालिटी, इक्वल राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल जेंडर्स। अब इसका आपने पूरा पैराग्राफ बनाना है, या थोड़ा सा टच दे दिया आपको, आपने थोड़ा सा टच दे दिया एग्जामिनर को कि भाई ये है क्या। अच्छा, इस लेवल पर भी अगर आप उसको ये एक्सप्लेन नहीं करते तो कोई बात नहीं, ये एक्सप्लेन नहीं करते तो कोई बात नहीं, सारा टाइम आउटलाइन पे तो नहीं लगाना। अगर आपने उसको ब्रीफली एक लाइन में उसको बता सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप इसमें लिख दें कि जी जी व्हाट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इक्वलिटी। जब आपने आउटलाइन देखो, आउटलाइन के दो तरीके होते हैं, एक होता है स्टेटमेंट के जरिए आप आउटलाइन लिख रहे हो, एक होता है क्वेश्चंस के जरिए आउटलाइन लिख रहे हो। अगर हर क्वेश्चन के जरिए लिख रहे हो, फिर आपको हर क्वेश्चन का आंसर भी देना पड़ेगा साथ के साथ। ये वाली जो आउटलाइन मैं अभी आपके सामने आपको दिखा रहा हूं, ये सारी क्वेश्चन बेस्ड है। आप क्वेश्चन कर रहे हो, नीचे आंसर तो देना पड़ेगा ना। अगर जस्ट स्टेटमेंट लिख दें तो फिर उसमें, जब स्टेटमेंट ही है तो उसमें ये बार ये खूबसूरती नहीं आती, जिस तरह आप बोल्ड मार्कर से लिख दें, नीचे डेफिनेशन छोटी सी लिख दें, ये खूबसूरती नहीं आती उसमें। क्वेश्चन की एक, क्वेश्चन जो है एक बहुत बड़ी ताकत है, याद रखना। जब आपने क्वेश्चन लिखा कि व्हाट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड जेंडर इक्वलिटी, नीचे उसका आंसर कर रहे हैं, तो वहां पर क्वेश्चन से एक कंप्रीहेंशन बढ़ जाती है। ठीक है। अगर आप डायरेक्ट कोई बात कर दो तो एग्जामिनर को ही लगता है कि यार ये क्या बात, मतलब ऐसे अचानक से कोई बात कर दी। तो बहरहाल वो भी एक तरीका है, स्टेटमेंट के जरिए भी लिखी जा सकती है, वो भी हम चलो कोशिश करेंगे, देख लेंगे। यहां तक बात क्लियर होगी जी। डेफिनेशन आ गई। नेक्स्ट देखते हैं करंट सिचुएशन। अब करंट सिचुएशन, उसको वंस अगेन आप डिवाइड करो। अब करंट सिचुएशन पे जितना मैंने लिखा है इतना नहीं लिखना, इतना नहीं लिखना। जस्ट मैंने वैसे आर्गुमेंट्स इतने दे दिए हैं कि भाई ताकि कभी जरूरत पड़ सकती है, इन्हीं आर्गुमेंट्स को आप नीचे भी यूज कर सकते हो, कि जो सिचुएशंस में, कॉजेज में और कंसिक्वेंसेस वगैरह में कहीं भी कोई चीज ऐड हो सकती है। वो आपको मैं सिखाऊंगा कि किस तरह एक लाइन आपको याद है, उस एक लाइन से पूरा पैराग्राफ आपने बना देना है। फिर आपको लाइंस याद करनी है। ठीक है। और लाइंस से भी फिर आप कहाँ पर आ जाओगे, इन फिगर्स पे आ जाओगे। फिगर्स याद रखो और रेफरेंस याद रखो, उसके बाद बस छाप दो। पूरी पूरी लाइनें, पूरी पैराग्राफ याद करने की जरूरत ही नहीं है। वो आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे किस तरह से हमने बात को बढ़ा देना है। करंट सिचुएशन क्या है जी, देखें। अब करंट सिचुएशन जब बात आप करोगे तो उसको डिवाइड करना है सोशल डोमेन में, इकोनॉमिक डोमेन में और पॉलिटिकल डोमेन में। ठीक है। ये तीन डोमेन आप अपनी पक्की कर लो कि भाई तीन डोमेन्स में मैंने अपने आर्गुमेंट्स देने हैं, लेकिन आर्गुमेंट मजबूत होने चाहिए। सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। ठीक है। इस तरह से, इसी तरतीब से ही आपने लिखने हैं जब भी आर्गुमेंट लिखने हैं। सबसे पहले सोशल में एजुकेशन आता है। आप लिखो कि यूनेस्को कहती है कि 22.8 मिलियन चिल्ड्रन आउट आर आउट ऑफ स्कूल इन पाकिस्तान, जिसमें मेजॉरिटी गर्ल्स हैं। आपको इन 22.8 मिलियन से गर्ज नहीं है, इन गर्ल्स से गर्ज है, क्योंकि आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे लिख रहे हो। फिर मैटरनल मोर्टेलिटी बहुत है, पुअर एक्सेस टू हेल्थ केयर फॉर रूरल वुमेन, चाइल्ड मैरिजेस हैं, ऑनर किलिंग्स हैं। आपने वैसे लिख दिया, जरूरी नहीं कोई रिपोर्ट्स वैसे वैसे ही लिख दिया, आपको पाकिस्तान की सोसाइटी में है। इकोनॉमिक डोमेन्स में देखें जी, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पाकिस्तान में 21% है, वर्ल्ड बैंक कहती है। जेंडर, ग्लोबल जेंडर पे गैप, वुमेन्स अर्न 23% लेस देन मेन फॉर द सेम जॉब। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहती है, ये पाकिस्तान की रिपोर्ट नहीं है,
ओवरऑल वर्ल्ड वाइड है, क्योंकि आप पाकिस्तान का सिनेरियो सिर्फ टच कर रहे हो, ले रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान में हम रहते हैं, लेकिन हमने एक वर्ल्ड वाइड एग्जांपल भी दे दी है। अगर ये सारी ही पाकिस्तान से रिलेटेड हो, तो फिर आपका ऐसे कमजोर हो गया। वो कहेगा भाई इस बंदे को तो सिर्फ पाकिस्तान के बारे में ही पता है, पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड ये बात ही कोई नहीं कर रहा। जबकि आपका जो ऐसे है वो जनरल ऐसे है, सिर्फ पाकिस्तान की कम्युनिटी की तो बात नहीं की। स्कैर्सिटी ऑफ वुमेन इन बिजनेस लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, आगे भी देखना है, एक मैंने आर्गुमेंट दिया होगा। इंटरनेशनल पार्लियामेंट पार्लियामेंटेरियन यूनियन है, आई थिंक इंटरनेशनल पार्लियामेंटेरियन यूनियन 2024, वो कहती है कि ओनली 20.2% ऑफ सीट्स इन पाकिस्तान नेशनल असेंबली हेल्ड बाय वुमेन। पाकिस्तान में सिर्फ इतनी है। जेंडर बेस्ड वायलेंस ऑफन साइलेंस वुमेन इन पब्लिक एंड पॉलिटिकल एरिनास वगैरह वगैरह। तो इस तरह से आप अब ये सारा नहीं लिखना, आप एक दो बातें कर दें बस, लेकिन आपके माइंड में ही होना चाहिए। ठीक है, इन्हीं से फिर आपने अपना पूरा पैराग्राफ बनाना है। एक पैराग्राफ बना दें तो एक करंट सिचुएशन के दो बना दें, मैक्सिमम एक बना दें। पीपीएससी के लेवल पर यानी कि 1500 वर्ड्स का अगर ऐसे है तो इसमें एक ही काफी है पैराग्राफ, आपने एक पैराग्राफ बनाना है इसका। नेक्स्ट देखें जी, कॉजेज। अब कॉजेज को, अब आप सबसे पहले पेट्रियार्कल पेट्रियार्कल माइंडसेट है, वीक लॉ इन्फोर्समेंट है, रिलीजियस मिस इंटरप्रिटेशन है, ये सोशल आ गया, डिजिटल जेंडर डिवाइड है, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, आगे फिर आपने एग्जांपल्स देनी है। एग्जांपल, ओपोजिशन टू को एजुकेशन एंड फीमेल मोबिलिटी इन रूरल पाकिस्तान। जरूरी नहीं कि सब में आप कोई रेफरेंस के साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स दें, जरूरी नहीं है। आपने बात कर दी है ना, पेट्रियार्कल माइंडसेट, कल्चरल टैबूज, ओपोजिशन टू को एजुकेशन एंड फीमेल मोबिलिटी, ये एक आपका आर्गुमेंट है, फैक्ट्स एंड फिगर्स की जरूरत नहीं है। आपने एग्जांपल दे दी अपनी बात की। को मेरी आवाज भी आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है सर। अच्छा, मैंने कहा मैं खुद से ही बोले जा रहा हूँ। ओपोजिशन टू को एजुकेशन एंड फीमेल मोबिलिटी, फिर लॉ इन्फोर्समेंट देखें। डिस्पाइट लॉज, एंटी हैरासमेंट एक्ट 2010, वर्क प्लेस हैरासमेंट परसिस्ट ड्यू टू पुअर इम्प्लीमेंटेशन। कि अब आपने इसको बताया है एग्जामिनर को, मेरे पास नॉलेज है भाई, मुझे पता है कि एंटी हरासमेंट एक्ट 2010 है, ये बना हुआ है, लेकिन फिर आपने बताया है कि वर्क प्लेस हरासमेंट अभी भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इन्फोर्समेंट ही नहीं है, एक्ट तो है, इन्फोर्समेंट नहीं है। फिर रिलीजियस मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सट्रीमिज्म, डिजिटल जेंडर डिवाइड भी है, 2023 की कोई रिपोर्ट डाल दी, रेफरेंस भी डाल दिया आपने। ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वुमेन पार्टिसिपेट इन डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नेंस में बात कर दी। ठीक है, अब चौंके देखें, याद रखें, हमारा हमारे ऐसे में कॉजेज नहीं पूछे उसने, कॉजेज नहीं पूछे। ये पांच मैंने इसलिए दिए हैं, ध्यान से समझना। आपने भी जब अपना ऐसे तैयार करना है, आपने ये सेपरेटली तैयार कर लेना है। ऐसे का टॉपिक मैं दूंगा वो एक अलग, लेकिन आर्गुमेंट सेपरेटली तैयार कर लेना। हो सकता है वो पूछ ले व्हाट आर द रूट कॉजेज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, फिर क्या होगा? तो आपने पांच अगर दे दिए तो बहुत है, एटलीस्ट पांच दे दिए। लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक है ना, अभी जो हमारा टॉपिक है उसके लिहाज से इसका आपने एक या मैक्सिमम दो बना देने पैराग्राफ। दो तीन आर्गुमेंट दे दें, चार आर्गुमेंट दे दें, दो पैराग्राफ बना दें, उसके अंदर चार आर्गुमेंट भी मैनेज कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर इसी तरह लिखना है, इन दो का एक पैराग्राफ बना दें, इन दो का एक पैराग्राफ, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। कंसिक्वेंसेस क्या होंगे जी? कंसिक्वेंसेस फेस बाय, अभी हमारी सोसाइटी उस क्या फेस कर रही है, यानी कि अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना होती तो हमें कितना फायदा होता, इसको दोनों तरह से देख सकते हैं।
ह्यूमन कैपिटल अंडर यूटिलाइज्ड है। जब भी आप जब भी आप ध्यान से समझना, एक यहां पर हमने लिख दिया फेस्ड बाय सोसाइटी, सोसाइटी फेस कर रही है, सोसाइटी अभी वो कंसिक्वेंसेस फेस कर रही है। आउटलाइन में उसको पास्ट में लिखो, अंडर यूटिलाइज्ड ह्यूमन कैपिटल, इनक्रीज्ड डोमेस्टिक वायलेंस, वीकेंड डेमोक्रेसी। ठीक है, ये इस तरह से आपने पास्ट में लिखना है। कंसिक्वेंसेस उसकी बेसिस हैं, व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस फेस्ड बाय सोसाइटी, ने अभी भी फेस कर रही है, तो आप उसको पास्ट में ही लिख दें कि ये रीजन है, इस वजह से ह्यूमन कैपिटल अंडर यूटिलाइज्ड है, अभी भी है। मैकिनले ग्लोबल रिपोर्ट क्या कहती है? क्लोजिंग द जेंडर गैप कुड बूस्ट ग्लोबल जीडीपी 28 ट्रिलियन डॉलर्स। अगर वेमेंस यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप ना होता तो 28 ट्रिलियन इकोनॉमी, 28 ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी बूस्ट अप हो जाती वर्ल्ड वाइड। पॉवर्टी एंड लिटरेसी को देखें, इन रूरल बलूचिस्तान गर्ल्स इलिटरेसी को रिलेट्स विद हाई पॉवर्टी रेट। आपने पाकिस्तान के सिनेरियो से एग्जांपल दे दी कि बलूचिस्तान में, ये रूरल बलूचिस्तान में गुर्बत है, ये बच्चियों की तालीम नहीं है इस वजह से। अब देखो, इसने ना जबरदस्ती ये बात घुसाई है, मतलब हमने जबरदस्ती एक बात इसके अंदर डाली है। हालांकि बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है, जो गुर्बत है, वो एजुकेशन ना होने की वजह से है, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन चूंकि हमारा टॉपिक था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, हमने उसको यूज कर लिया गर्ल्स की तरफ। तो आप अपने पास, आपके पास जो आर्गुमेंट है उसको किस तरह मोल्ड करके यूज कर लो, ये भी एक तरीका है। डोमेस्टिक वायलेंस, डब्ल्यूएचओ क्या कहता है? 1 in 3 women ग्लोबली फेसेस डोमेस्टिक एंड इंटीमेट पार्टनर वायलेंस। हर 3 में से एक औरत, ग्लोबली। फिर लिमिटेड फीमेल वॉइसेस इन लेजिस्लेशन लीड्स टू बाइस्ड पॉलिसीज, वेमेन की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फ्यूल्स रिसेंटमेंट एंड एक्सक्लूजन, इंक्रीजिंग कॉन्फ्लिक्ट इन फ्रेजाइल सोसाइटीज। ये भी बात है, आर्गुमेंट है। नेक्स्ट देखें जी, व्हाट आर द बेनिफिट्स अचीव्ड थ्रू जेंडर इक्वलिटी। पीछे भी बेनिफिट्स ही बताएं, अगर वो ना हो तो फिर हमें बेनिफिट मिलेंगे, उसको आप थोड़ा सा अलग वे में लिख दो। अब आप डिपेंड करता है कितने आर्गुमेंट हैं। नॉर्वे, रवांडा, नॉर्वे एंड रवांडा। ठीक है, आपने आर्गुमेंट दे देंगे स्ट्रॉन्ग जेंडर इक्वलिटी है को रिलेट्स विद स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, अच्छे आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, अच्छे राइटर्स को पढ़ना पड़ेगा जिन्होंने रेफरेंसेस दिए हों वर्ल्ड वाइड। अब आप वर्ल्ड वाइड बता रहे हो, नॉर्वे और रवांडा अच्छी इकोनॉमीज हैं। उन अच्छी इकोनॉमीज की वजह क्या? जेंडर इक्वेलिटी एक वजह है उसमें। हेल्थ एंड एजुकेशन आउटकम बांग्लादेश में देखें जी, उन्होंने गर्ल्स की एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, और अब उनकी तरक्की हो गई। उन्होंने गर्ल्स की हेल्थ और एजुकेशन पे काम किया, बांग्लादेश की करेंसी इंप्रूव हो गई, इंतहाई गुर्बत थी वहां पर। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पीस बिल्डिंग, यूएन वेमेन फीमेल पार्टिसिपेशन इन पीस प्रोसेस रेज द चांसेस ऑफ सस्टेनेबल पीस 35%। अगर वेमेन्स को आगे लेकर आओगे पीस प्रोसेसेस में, तो 35% पीस के, सस्टेन्ड पीस के चांसेस बढ़ जाएंगे। स्ट्रॉन्ग फैमिलीज एंड कम्युनिटीज वगैरह वगैरह, इस तरह आप अपने कमेंट्स अरेंज कर देते हो, आर्गुमेंट्स देते हो। अब आखिर में आप सजेशन देते हो, हाउ कैन जेंडर इक्वलिटी बी अचीव्ड। आप कहो कि लीगल एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स करें, ठीक है, रिफॉर्म्स करें। अब पॉलिसी रिफॉर्म्स में एक इन्फोर्समेंट भी तो आ सकती है ना, कि एंटी रेप एक्ट बनाया है। अब पीछे एंटी हरासमेंट एक्ट की बात की थी, उसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको और इंफॉर्मेशन है तो उसको ऐड कर दिया आपने, कि भाई एंटी रेप एक्ट था, उसको इन्फोर्स करो इफेक्टिवली। ठीक है, प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग दो खवातीन को, जेंडर कोटा दो पॉलिटिकल एंड सिविल सर्विसेज में, बढ़ाओ।
ठीक है, प्रमोट करो जेंडर रोल्स इन मीडिया, एनजीओज, इनको हेल्प, ठीक है, सपोर्ट करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस कन्वेंशंस, ठीक है, ये जो भी पॉलिसीज बनाते हैं इनको इम्प्लीमेंट करवाएं। फिर पाकिस्तान के सिनेरियो में सजेशंस देने कुछ, क्रिटिकल एनालिसिस दें फिर, एक भाई पाकिस्तान में ये काम भी हो रहा है, ये काम भी हो रहा है, हम इस तरफ लीड कर रहे हैं और उम्मीद है, हम बड़े पूरी उम्मीद हैं कि हम उसी तरफ से हम बहुत जल्द इसको अचीव कर लेंगे। इस तरह से आप क्रिटिकल एनालिसिस दे दो। लेकिन अचीव करने के लिए जरूरी है कि जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए हैं ये आप बात कंक्लूजन में कर दोगे। ये सारे हम पढ़ेंगे आज थोड़े थोड़े से, ठीक है, अभी आपने जस्ट आर्गुमेंट्स कलेक्ट कर दें। ये ऐसे देने का मकसद ये है। इन